अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म के अंदर बात करेंगे कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन की। अगर हम साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर को प्लेनर स्ट्रक्चर के तौर पे कंसीडर करें तो हमें इस बात का अंदाजा होता है कि ऐसी हालत में कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल जो है वो 120 होना चाहिए। मगर हमें इस बात का भी अंदाजा है कि हर कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखती है, जिसकी वजह से ये दो हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ जो है ये सिंगल बॉन्ड बना रही है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। इनके दरमियान बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5 डिग्री होगा। मगर अगर इसको प्लेनर कंसीडर करते हैं तो बॉन्ड एंगल 120 होना चाहिए। दूसरे लफ्जों में इसके अंदर जो है वो एंगल स्ट्रेन होना चाहिए। मगर हकीकत ये है कि साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर जो है मोस्ट स्ट्रेन फ्री स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये है कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर की सूरत में एग्जिस्ट नहीं करती, ये नॉन प्लेनर है और इसी वजह से इस स्ट्रक्चर को पकड़ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अगर हम साइक्लोहेक्सेन में मौजूद तमाम कार्बन के एटमों की sp3 हाइब्रिडाइजेशन और 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल को जहन में रखें तो हमारे पास दो एक्सट्रीम पोटेंशियल कन्फॉर्मेशन यानी चेयर कन्फॉर्मेशन और बोट कन्फॉर्मेशन हो सकती है। चेयर कन्फॉर्मेशन इस वजह से कि इसकी शक्ल जो है वो चेयर से मुशाबहत रखती है, जिसमें ये उसकी सीट शो की जा सकती है। ये वो ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे टेक लगाई जा सकती है और ये इस नीचे वाले हिस्से की तरफ पांव हो सकते हैं। जबकि जो बोट कन्फॉर्मेशन है उसकी शक्ल बोट से मुशाबहत रखती है, जबकि तीसरी जो है वो ट्विस्ट बोट कन्फॉर्मेशन हो सकती है। अगर हम चेयर कन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो चेयर कन्फॉर्मेशन में हमें इस बात का इल्म है कि हर कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन अटैच हैं। उनमें से हर कार्बन का एक हाइड्रोजन प्लेन ऑफ द पेपर के अलोंग है और इसको यहाँ पे ब्लैक कलर के साथ शो किया गया है। इन हाइड्रोजन को इक्वेटोरियल हाइड्रोजन और इनसे बनने वाले बॉन्ड्स को इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के नाम से पुकारा जाता है। जबकि दूसरा हाइड्रोजन जो है वो प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर मौजूद है, जिसको यहाँ पे रेड कलर के साथ शो किया गया है। इन हाइड्रोजन्स को एक्सियल हाइड्रोजन और इनसे बनने वाले बॉन्ड्स को एक्सियल बॉन्ड्स के तौर पे पुकारा जा सकता है। अगर हम चेयर कन्फॉर्मेशन को मॉडल के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हम यूं कह सकते हैं कि ये वो कार्बन के एटम है जो एक प्लेन के अंदर पड़े हैं, जबकि ये कार्बन का एटम थोड़ा सा प्लेन से ऊपर और ये कार्बन का एटम थोड़ा सा प्लेन के नीचे है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ये चेयर कन्फॉर्मेशन में उस कार्बन को शो कर रहा है कि जहां पे टेक लगाई जा सकती है, और नीचे वाली ये कार्बन जो है उसको शो कर रहा है चेयर कन्फॉर्मेशन में जिसकी तरफ जो है वो पांव रखे जा सकते हैं। हमें इस बात का अंदाजा है कि हर कार्बन के पास एक इक्वेटोरियल हाइड्रोजन मौजूद है। जैसे इसका इक्वेटोरियल इसकी तरफ बेंड कर रहा है, इस कार्बन का इक्वेटोरियल ऊपर की तरफ है, इस कार्बन का इक्वेटोरियल नीचे की तरफ है। यानी हर कार्बन में एक इक्वेटोरियल का झुकाव अगर नीचे की तरफ है तो साथ वाली कार्बन में इक्वेटोरियल का झुकाव ऊपर की तरफ होगा और उससे अगली कार्बन में उसका झुकाव जो है वो नीचे की तरफ होगा। जबकि अगर हम एक्सियल हाइड्रोजन के हवाले से बात करें तो अगर एक कार्बन का एक्सियल हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है तो उसकी साथ वाली कार्बन का एक्सियल हाइड्रोजन नीचे की तरफ, उसकी साथ वाली कार्बन का एक्सियल हाइड्रोजन जो है वो ऊपर की तरफ मौजूद हो। यानी हम यूं कह सकते हैं कि ये अल्टरनेट मैनर के अंदर ये मौजूद होंगे। मजीद अगर हम इन हाइड्रोजन्स को गौर से देखें तो हमें इस बात का अंदाजा होता है कि ये हाइड्रोजन इन दो हाइड्रोजन के दरमियान में मौजूद है। यानी ये परफेक्टली स्टैगर्ड स्ट्रक्चर बन रही है। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन इन दो हाइड्रोजन के दरमियान है, ये हाइड्रोजन इन दो हाइड्रोजन के दरमियान है। यानी ये स्टैगर्ड स्ट्रक्चर है। इनके दरमियान टॉर्शनल स्ट्रेन कम से कम है और इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम से कम होगी, इनकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा है। अगर हम इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन के हवाले से बात करें तो उसमें साइक्लोहेक्सेन में मौजूद कार्बन के 6 एटमों को इस तरीके से दिखलाया गया है कि एक कार्बन का ये एटम, एक उससे पीछे ये कार्बन का एटम पड़ा है,
इसी तरीके से एक ये कार्बन का एटम, एक इसके पीछे कार्बन का एटम पड़ा है और दो कार्बन के एटम ये मौजूद है। यानी यहाँ पे दो कार्बन के एटम ये आपस में परफेक्टली स्टैगर्ड हैं, ये कार्बन के एटम आपस में ये परफेक्टली स्टैगर्ड हैं और बाकी दो ये कार्बन के एटम यहाँ पे दिखलाए गए हैं। यही वजह है कि स्टैगर्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम से कम, स्टेबिलिटी ज्यादा है और ज्यादातर साइक्लोहेक्सेन जो है वो चेयर कन्फॉर्मेशन की सूरत में एग्जिस्ट करती है। इसी तरह से अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बोट कन्फॉर्मेशन को भी मॉडल के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हमें इस बात का अंदाजा होता है कि ये दो कार्बन और ये दो कार्बन यानी टोटल 4 कार्बन जो हैं वो एक प्लेन में पड़े हैं, जबकि ये कार्बन और ये कार्बन आउट ऑफ द प्लेन है और दोनों कार्बन एक डायरेक्शन में मौजूद है। यानी इसकी शक्ल जो है वो काफी हद तक बोट के मुशाबे है और इस वजह से इसको बोट कन्फॉर्मेशन कहते हैं। मजीद अगर हम इसको गौर से देखें तो हमें इस बात का अंदाजा भी होता है कि इस कन्फॉर्मेशन में ये दोनों हाइड्रोजन बिल्कुल जो है वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। यानी ये एक्लिप्स स्ट्रक्चर है, इसके ये दोनों हाइड्रोजन जो है ये आमने सामने हैं, ये दोनों हाइड्रोजन आमने सामने हैं और ये दोनों हाइड्रोजन भी आमने सामने हैं। यानी इसमें 4 पेयर ऑफ हाइड्रोजन जो होंगे वो एक्लिप्स्ड फॉर्म के अंदर होंगे और यही वजह है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा से ज्यादा होगी और इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम से कम होगी। ना सिर्फ इसमें 4 पेयर्स जो हैं वो एक्लिप्स्ड हैं, बल्कि इसमें ये जो दो कार्बन के एटम हैं इनके ये दोनों हाइड्रोजन जो होंगे वो बहुत करीब होंगे और इनके दरमियान वैन डर वाल रिपल्शन मौजूद है और इन हाइड्रोजन को फ्लैगपोल हाइड्रोजन कहते हैं और इनकी इंटरएक्शन को फ्लैगपोल इंटरएक्शन कहते हैं। यानी ये दोनों फैक्टर यानी एक्लिप्स्ड हाइड्रोजन और फ्लैगपोल इंटरएक्शन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम से कम और इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो ज्यादा से ज्यादा होगी और यही वजह है कि ज्यादातर जो है ये बोट फॉर्म की बजाय ये चेयर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर हम बोट कन्फॉर्मेशन को डायग्राम के जरिए शो करने की कोशिश करें तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के ऊपर ये दोनों हाइड्रोजन जो मौजूद हैं ये फ्लैग पोल हाइड्रोजन है और ये फ्लैग पोल इंटरएक्शन को शो कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन के जरिए बोट फॉर्म को शो करने की कोशिश करें तो यहाँ भी उसी तरीके से, क्योंकि 6 कार्बन के एटम है, एक ये कार्बन का एटम, एक उसके पीछे, एक ये कार्बन का एटम, एक उसके पीछे और दो ये कार्बन के एटम हैं और इनमें से ये सारे जो हैं वो आमने सामने आ रहे हैं और इस वजह से ये एक्लिप्स स्ट्रक्चर है। यही वजह है कि इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम से कम है। साइक्लोहेक्सेन की चेयर कन्फॉर्मेशन की भी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक वो पॉसिबिलिटी है कि जिसमें कार्बन नंबर 1 जो है वो जनरल प्लेन ऑफ द पेपर के नीचे की तरफ मौजूद हो, जबकि जो कार्बन नंबर 4 है वो उसके ऊपर की तरफ मौजूद हो। कार्बन नंबर 4 जो है वो टेक लगाने वाली साइड को शो कर रही है, ये इसकी सीट है, और कार्बन नंबर 1 जो है ये पांव वाली साइड को शो कर रही है। जबकि दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कार्बन नंबर 1 ऊपर की तरफ मूव करेगी, जबकि कार्बन नंबर 4 जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगी। यहाँ पे जो स्टेक लगाने वाली जगह थी वो पांव वाली जगह बन जाएगी और जो पांव वाली जगह थी वो टेक लगाने वाली जगह हो सकती है। इस तरह से एक चेयर कन्फॉर्मेशन का दूसरी चेयर कन्फॉर्मेशन में इंटरचेंज होने के अमल को नाम देते हैं रिंग फ्लिप। The interchange of one chair conformation into another chair conformation is called ring flip. अगर हम रिंग फ्लिप यानी एक चेयर कन्फॉर्मेशन का दूसरी चेयर कन्फॉर्मेशन के अंदर बदलने के अमल को मॉडल के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे थोड़ी सी तब्दीली ये करते हैं कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के एक एक हाइड्रोजन को ग्रीन कलर के बॉल्स के साथ हमने रिप्लेस कर दिया है ताकि उनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सके। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 उस कार्बन को शो कर रहा है जिसका झुकाव नीचे की तरफ है, जो पांव वाली साइड को शो कर रहा है, जबकि कार्बन नंबर 4 उस कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ऊपर की तरफ है, जो सीट को शो कर रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, कार्बन नंबर 1 को
ऊपर की तरफ अगर ले जाने की कोशिश करेंगे तो ऐसी हालत में यहाँ पे पहले स्टेप के अंदर जो है चेयर कन्फॉर्मेशन से बोट कन्फॉर्मेशन मारज वजूद में आएगी, और ऐसी हालत में इसमें रिपल्शन जो होगी वो मैक्सिमम होगी। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 दोनों जो हैं वो एक ही सिंक में मौजूद हैं, और इनके अंदर उसी तरीके से फ्लैग पोल इंटरएक्शन जो है वो मौजूद है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कार्बन नंबर 4 को नीचे की तरफ झुकाने की कोशिश करते हैं, तो जब ये नीचे की तरफ झुकेगा तो फिर इसके अंदर वही मामला एक दफा दोबारा पैदा हो जाएगा कि एक दफा दोबारा जो है ये चेयर कन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरीके से कार्बन नंबर 1 जो किसी दौर में नीचे था अब ऊपर हो गया, और कार्बन नंबर 4 जो किसी दौर में ऊपर था अब वो नीचे की तरफ उसका झुकाव है। यानी एक चेयर कन्फॉर्मेशन से दूसरी चेयर कन्फॉर्मेशन के में जाने के लिए बोट कन्फॉर्मेशन का सहारा लिया जाता है, और इस अमल के दौरान सिर्फ 42 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर है जो रूम टेम्परेचर पे बड़ी आसानी से हासिल की जा सकती है। हमने अभी ये बात की है कि बोट कन्फॉर्मेशन जो है इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा है, इसमें फ्लैग पोल इंटरेक्शन ज्यादा है, और यही वजह है कि ये कम स्टेबल है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। मगर बोट कन्फॉर्मेशन निस्बतन फ्लेक्सिबल है, यही वजह है कि अपने अंदर ये तब्दीली लाके ये ट्विस्ट बोट कन्फॉर्मेशन के अंदर बदलती है, जिससे इसका टॉर्शनल स्ट्रेन निस्बतन कम हो जाएगा। जो ट्विस्ट कन्फॉर्मेशन है ये बोट कन्फॉर्मेशन से 6.3 किलो जॉल पर मोल स्टेबल है, और इसी तरीके से बोट कन्फॉर्मेशन से चेयर कन्फॉर्मेशन 27.2 किलो जॉल पर मोल स्टेबल है। चेयर कन्फॉर्मेशन जो है क्योंकि ज्यादा स्टेबल है तो इस वजह से 99% जो साइक्लोहेक्सेन है वो चेयर कन्फॉर्मेशन की सूरत में एग्जिस्ट करती है। रिंग फ्लिप के दौरान एक चेयर कन्फॉर्मेशन दूसरी चेयर कन्फॉर्मेशन के अंदर आसानी से कन्वर्ट हो जाती है, और इस तब्दीली के दौरान एक कार्बन के जो एक्सियल हाइड्रोजन है वो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है वो एक्सियल हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। मगर ये अमल इतनी तेजी से होता है कि हम एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन के दरमियान डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते, हमें तमाम हाइड्रोजन जो है वो एक जैसे लगते हैं। इस आर्टिकल के दौरान हमने साइक्लोहेक्सेन के कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस को डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश की।